नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या हुआ था, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये हम लोग एक एक करके लाइन वाइज देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम मनु सांगवान है। आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो एनरोल कर सकते हैं www.manusangwan.in पे, manusangwan.in पे। शुरू करते हैं। देखो, हमने बैटल ऑफ प्लासी में ये एक चीज़ देखी थी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में जो हुआ था, और क्या डेट थी अगर आप रिकॉल करना चाहो तो 23 जून। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो सिराजुद्दौला था उसको मार दिया था, और अब नहीं, सिराजुद्दौला भाग चुका था और उसके बाद मीर जाफ़र का जो बेटा था मिरान, उसने सिराजुद्दौला को मार दिया था। उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और अब मीर जाफ़र से पैसे वसूले जा रहे थे। क्या वसूले जा रहे थे? पैसे वसूले जा रहे थे। तो एक एक करके सारी चीज़ों को लाइन वाइज समझते हैं। देखो, अक्टूबर आते आते, यानी कि अक्टूबर 1757 आते आते मीर जाफ़र ने आधा जो पैसा था, हाफ ऑफ अमाउंट, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। जो बकाया पैसा था, जो रिमेनिंग अमाउंट था, उसका उसने पता है क्या बोला था? उसने बोला था कि मैं इसको 3 साल में दूंगा, और हर साल एक एक इंस्टॉलमेंट दूंगा, यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भड़क गई कि भाई ठीक है, चल देखते हैं क्या करेगा, और आगे आगे तेरे चोचले देखेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी भी इसकी ट्रेजरी थी, किसकी ट्रेजरी? बंगाल की ट्रेजरी थी, वो ड्रेन ऑफ हो गई। यानी कि उसके अंदर कुछ भी पैसा नहीं बचा। अब कुछ भी पैसा नहीं बचा तो ये दे कैसे? एक तो ये बात आ रही थी। दूसरी क्या बात थी? दूसरी ये बात थी कि भाई अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल अंदाज कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्वमेंट कर रही थी। तो ये चीज़ भी मीर जाफ़र को पसंद नहीं आ रही थी। भले वो एक पपेट की तरह रूल कर रहा था, लेकिन ये चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो इन दोनों रीज़न की वजह से मीर जाफ़र ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ? डच के साथ हाथ मिलाया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात पता चल गई थी, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच के ऊपर हमला कर दिया और डच को हरा दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई ये तो तू गलत कर रहा है, पर फिर भी हम तेरे को देखते हैं तू कहां तक गलत करता है। उसके बाद 1760 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव का टेन्योर खत्म होता है, और रॉबर्ट क्लाइव बोलता है भाई मेरा बहुत हुआ, मैं चलता हूं इंग्लैंड। रॉबर्ट क्लाइव बैक टू इंग्लैंड। क्यों? उसने बोला अब तुम संभाल लोगे। उसकी जगह जो बंदा आया, उस बंदे का नाम क्या था? हेनरी वेंसिटार्ट। ये गवर्नर बनता है। उसके बाद ये नेगोशिएशन शुरू करता है, ये प्रेशर डालना शुरू करता है। किसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करता है? मीर जाफ़र के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करता है। मीर जाफ़र बोलता है भाई देख, अब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो अब है ना, मैं तेरे से एक चीज बोलता हूं कि मैं तुम्हारा जो जितना भी बकाया पैसा है वो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। ये चीज सुनते ही हेनरी वेंसिस्टार्ट क्या करता है, अपनी जो एक काउंसिल होती है उस काउंसिल को बुलाता है, यानी कि बंगाल की काउंसिल को बुलाता है। बंगाल की काउंसिल एक चीज डिसाइड करती है कि भाई इस इंसान को डीथ्रोन कर दो। कौन से इंसान को? मीर जाफ़र को। जब इस इंसान को डीथ्रोन करोगे ना, तब इसको समझ में आएगा असली वैल्यू क्या है। तो ये क्या करते हैं, एक सीक्रेट अलायंस की ट्रीटी साइन करते हैं। किसके साथ साइन करते हैं? एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? मीर कासिम के साथ। और मीर कासिम के साथ जो सीक्रेट अलायंस बना, उसके अंदर इन्होंने क्या चीजें बोली? उसके अंदर बोला कि भाई तेरे को है ना, ये कुछ चीजें माननी पड़ेंगी हमारी, तभी हम तेरे को बंगाल का नवाब बनाएंगे। अच्छा, ये मीर कासिम था कौन? तो ये जो मीर कासिम था ना, ये इसका सन इन लॉ था। किसका सन इन लॉ था? मीर जाफ़र का सन इन लॉ था। और दूसरी बात, ये कमांडर इन चीफ भी था। इसीलिए ये लोग ध्यान से इसको देखने लग गए कि भाई मीर कासिम को उठाओ। ठीक है। लेकिन याद रखो, मीर कासिम एक बहुत कैपेबल रूलर था, मीर जाफ़र इनकैपेबल था। तो ये क्या 4-5 चीजें थी जो ये इन लोग से करवाना चाह रहे थे। सबसे जो पहली बात थी, उसमें इन्होंने बोला कि भाई तेरे को है ना, हमारे जितने भी ड्यूज है,
जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी एरियर्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर करने पड़ेंगे। जितने भी मीर जाफर ने प्रॉमिस कर रखा थे कि भाई हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो तेरे को देने पड़ेंगे। दूसरा, 3 चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेंगी, बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगांव। उसने बोला ठीक है, ये भी देखते हैं। तीसरी जो चीज थी, उसने बोला कि भाई हम जो सदर्न एरिया के अंदर या सदर्न इंडिया के अंदर जितनी भी लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। उसने बोला ठीक है, ये भी कर देंगे। और चौथी चीज बोली कि भाई जो तुम चूनम से 50% का जो तुम प्रॉफिट कर रहे हो, उसका शेयर चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये हो कहां पे रहा था, ये सियलेट करके एक जगह है जो कि आज के दिन बांग्लादेश के अंदर है। ये आज कहां पे है, ये बांग्लादेश के अंदर है। तो उन्होंने बोला सियलेट के अंदर जो तुम चूनम का ट्रेड कर रहे हो, उसका 50% प्रॉफिट शेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए। ये 4 चीजें मीर कासिम को बोली और मीर कासिम से एक सीक्रेट अलायंस साइन करवा लिया। मीर कासिम ने साइन कर दिया। मीर कासिम ने साइन करते ही उसको बोल दिया, किसको, मीर जाफर को। मीर जाफर हट चुका था और अब गद्दी पे बैठ चुका था कौन, मीर कासिम। गद्दी पे बैठ चुका था मीर कासिम। ये बहुत ज्यादा कैपेबल रूलर था, ऐसा नहीं है कि कोई मजाक था और ये था, बहुत कैपेबल रूलर था। इसका जो रूल था वो 1763 से लेके, नहीं 1760 से लेके 63 तक चला। ठीक है, उसके बाद ये भी भाग जाता है, जो भी होता है। तो इसके इवेंट्स एक एक करके देखते हैं। अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहली चीज, जितना भी पैसा था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सारे के सारे ड्यूज इसने क्लियर कर दिए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ड्यूज थे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। अब ये बोलता है कि अब मैं आजाद हूं और अब मैं बंगाल के ऊपर सोवर्न रूल करूंगा। अब मैं किसी की नहीं मानूंगा, अब मैं अकेला देखूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद इसने बंगाल के अंदर कुछ चेंजेस किए। कैसे रिफॉर्म्स लेके आया, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आया। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में सबसे पहला जो काम किया वो किया इसने, अपनी जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, उसको हटा के और अब नई कैपिटल बना ली मुंगेर में। मुंगेर पता है आपको, आज का बिहार में है, ये एरिया आज के बिहार में है। दूसरी चीज, जितनी भी जो रिडंडेंट पोस्ट थी, जो बेफालतू की पोस्ट थी, उन सबको अबॉलिश कर दिया कि बेफालतू का खर्चा हो रहा है भाई साहब इनके ऊपर, हमें नहीं चाहिए ये सब चीजें। ये एडमिनिस्ट्रेशन में किया। दूसरा, जो मिलिट्री रिफॉर्म्स में किया वो तो भाई और भी बढ़िया था। क्या किया, इसने बोला कि भाई आज के बाद जो सुप्रीम लीडर है वो मैं ही रहूंगा हमारी फोर्सेस के। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा कमांडर इन चीफ को टारगेट करती है और उसके साथ सीक्रेट अलायंस बनाती है, तो अब से सुप्रीम लीडर मैं ही रहूंगा। दूसरा काम क्या किया, जितने भी पे एंड अलाउंसेस है ना, जितने भी पे और अलाउंसेस हैं किसके, सोल्जर्स के, वो टाइमली जाने चाहिए। तीसरा काम क्या किया, अच्छा टाइमली जाने चाहिए, इसके साथ साथ मस्टर रोल भी शुरू किया। मस्टर रोल मतलब अटेंडेंस होगी अब जितने भी सोल्जर्स आ रहे हैं। तीसरा काम क्या किया, आर्मेनियन ऑफिसर्स को हायर किया। आर्मेनियन ऑफिसर्स को हायर किया और ये बोला कि आप हम लोगों को ट्रेन करो। किन को ट्रेन करो, हमारे सोल्जर्स को ट्रेन करो। और एक चौथा काम किया कि इसने है ना फैक्ट्रीज लगाई। फैक्ट्रीज कहां पे लगाई, फैक्ट्रीज लगाई किसके लिए, आर्म्स और एम्यूनेशन के लिए। इतनी चीजें समझ में आई आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली, जितने भी रिडंडेंट पोस्ट थी उनको अबॉलिश कर दिया। मिलिट्री में क्या क्या किया, सुप्रीम लीडर की जो भी पोजीशन है वो इसने खुद को दे दी। क्यों, क्योंकि कमांडर इन चीफ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टारगेट करती है और बाद में उसी के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। मिलिट्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था फाइनेंशियल। इसने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या किए, सबसे पहला, जितने भी जमींदार थे उनके ऊपर जितना भी एरियर बचा हुआ था, जितने भी ड्यूज बचे हुए थे, उन सबको लाइन में खड़ा किया और बोला भाई हमारे सारे के सारे ड्यूज और एरियर्स को क्लियर करो। हमें नहीं मतलब तुम कहां से लेके आओगे, बट हमें हमारे ड्यूज और एरियर्स चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे बंगाल की ट्रेजरी का खजाना बढ़ने लग गया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया इसने, है ना, इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट करना शुरू किया। इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट करना शुरू किया। ये चीज ध्यान से समझो आप, क्या होता है इसके अंदर। देखो, सपोज करो कोई एक इंसान इस प्लेस ए से प्लेस बी तक जा रहा है। प्लेस ए में कोई उसने प्रोडक्ट खरीदा, कोई उसने प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट को ट्रेड और कॉमर्स के लिए बेचने के लिए वो बी पे जा रहा है। तो
तो इसके बीच में है ना कुछ चेक पोस्ट आती हैं। ये जो चेक पोस्ट है P और Q, ये चेक पोस्ट टैक्स कलेक्ट करती हैं। किससे टैक्स कलेक्ट करती है? इंडियन से जितना भी टैक्स कलेक्ट करेंगी ना वो होगा 40%, और ब्रिटिशर्स से जो टैक्स आएगा वो होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि आपको याद है 1717 के अंदर फारूक सियार करके एक इंसान था, उसने ब्रिटिशर्स को एक फरमान इशू किया था जिससे यह बोला था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल के अंदर, और ब्रिटिशर्स इसको इस फरमान के हिसाब से अपने दस्तक इशू करते थे। ये दस्तक एक कागज का टुकड़ा रहता था जो लोग यहाँ पे ये चेक पोस्ट पे यहाँ पे और यहाँ पे दिखाते थे और निकल जाते थे, लेकिन इस दस्तक का मिसयूज हो रहा था। अब मिसयूज कैसे हो रहा था? कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे थे, पर्सनल यूज कर रहे थे। उसके बाद ये दस्तक को सोल्ड भी किया जा रहा था। सोल्ड किनको किया जा रहा था? इंडियंस को किया जा रहा था, कुछ पैसे लेके। अब इंडियंस भी खरीदेंगे ना भाई, हम इतना टैक्स देंगे, इससे अच्छा हम 10% ब्रिटिशर्स को ही दे देंगे, हम दस्तक ले लेंगे। ये सारी घटना, ये जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी की सारी चीज़ें इस इंसान ने, कौन से इंसान ने? मीर कासिम ने बोला कि भाई ये सब चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बताई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो मीर कासिम को गुस्सा आ गया। मीर कासिम ने क्या किया? भाई ठीक है, चलो तुम ये कर रहे हो, तो मैंने क्या किया, मैं भी अब अपना पैतरा आजमाता हूं। मैं करूंगा जितने भी जो ट्रेड है ना उन सब के ऊपर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन देता हूं मैं। आज के बाद इंडियंस को भी और ब्रिटिशर्स को, दोनों को ही 0% टैक्स देना है। जैसे ही उसने ये किया ब्रिटिशर्स भड़क गए और उसने ये बोला कि ये फेयर कंपटीशन होगा, फेयर कंपटीशन के लिए मैंने ये किया है। ब्रिटिशर्स बोलते हैं हम इतनी दूर से फेयर कंपटीशन करने आए हैं, ये तो तू हमारे साथ गलत कर रहा है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम के ऊपर अटैक किया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम के ऊपर अटैक किया। मीर कासिम इसके लिए तैयार नहीं था। मीर कासिम को लगा ऐसे ही बकवास कर रहे होंगे, लेकिन उसने अटैक कर दिया। और ये अटैक कब किया था? 1763 के अंदर। तो मीर कासिम क्या करता है? यहां से निकलता है और भाग जाता है। कहां भाग जाता है? ये भाग जाता है अवध। क्यों भाग जाता है? भाई अटैक हो गया, अब क्या करें? जहां पे फेयर कंपटीशन नहीं है वहां से निकलना ही चाहिए। इसकी जगह वापस से नवाब बना दिया जाता है। नवाब जो है वो बना दिया जाता है मीर जाफर को। समझ में आ रही है आपको टाइमलाइन? इतना समझ में आ गया। अब अवध को समझते हैं। देखो, अवध एक ऐसा राज्य है जहां का सबसे पहला जो नवाब है उसका नाम क्या है? सुजाउद्दौला। ठीक है। दूसरा, एक आदमी भाग के आ गया जिसका नाम क्या था? मीर कासिम। और तीसरा शाह आलम टू, ये भी आदमी भाग के आया हुआ था, शाह आलम टू। अब ये शाह आलम टू क्या है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की हिस्ट्री समझते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में हमने मोहम्मद शाह रंगीला तक मुगल एम्परर पढ़े थे। उसके बाद जो मुगल एम्परर आता है वो आता है अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1748 से लेके 54 तक। इसके बाद बनता है आलमगीर, आलमगीर टू। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1754 से 59 होता है। तो आलमगीर टू का जो कमांडर इन चीफ कह रहा हूं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका नाम होता है इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क। ये जो वजीर होता है, ये वजीर आलमगीर टू को मार देता है, और इस आलमगीर टू का ही बेटा होता है जिसका नाम होता है शाह आलम। ये भी यहां से भाग के अपने पास ये अवध आ जाता है। अब अवध में 3 लोग हैं, नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम जो वहां से भाग के आया था, शाह आलम जो मुगल एम्परर है। अब शाह आलम अवध आके अपने आप को मुगल एम्परर का टाइटल देता है कि भाई मैं ही मुगल एम्परर हूं, इसके पास ना जगह है ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, दुनियादारी इधर की उधर गई, हम तीनों मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि ये अटैक करने वाले हैं। जिस जगह पे ये दोनों आपस में मिले उस जगह का नाम था बक्सर, और ये 1764 में इसी को बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हरा दिया और ब्रिटिशर्स जीत गए। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हराया, मीर कासिम यहां से भी भाग गया। मीर कासिम यहां से भी भाग गया, और मीर कासिम कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये तो मर चुका है।
अब इसका कुछ नहीं है लेना देना, ये भाग के कहीं पे दूर दूर जगह पे मरा हुआ मिला। इतनी बड़ी बात जब वहां पे इंग्लैंड में पता चली, इंग्लैंड में जब ये बात पता चली तो इंग्लैंड में वाह वाह हुई। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर को हरा दिया। अब जो नेगोशिएशन होंगे वो नेगोशिएशन करने या वो ट्रीटी साइन करने कोई इंसान जाएगा तो वो कोई इंसान समझदार होना चाहिए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंसान जाता है वहां पे उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम होता है? रॉबर्ट क्लाइव। और इसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा टेन्योर शुरू होता है 1765 से लेके 1767 तक। इतना समझ में आया? रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आता है और इसी को बोला जाता है क्या? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इस ट्रीटी में 3 जने हैं। कौन कौन है 3 लोग? देखो कौन कौन है 3 लोग, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहां पे बैठा है अवध का नवाब, अवध मान लेते हैं। कौन है? सुजाउद्दौला। यहां पे नीचे बैठा है मुगल एम्परर शाह आलम II। और यहां पे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव क्या बोलता है? भाई मैं ना इस आदमी को बोलता हूं कि तुम तुम्हारी जो नवाब की पोजीशन है वो रिस्टोर करके रखो, यानी कि मैं तुम्हें तुम्हारा नवाब का टाइटल दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इसको बोलता है कि मैं तुम्हें मुगल एम्परर का टाइटल दे रहा हूं। क्या बोलता है? ठीक है, तो ये बोलता है मैं मुगल एम्परर के टाइटल से करूंगा क्या, मुझे क्या फायदा होगा। ये बोलता है ठीक है रुको रुको, अच्छा ना मुगल एम्परर के पास जगह थी ना इनके पास है, पैसा था कुछ भी नहीं था। तो ये बोलता है अवध के सुजाउद्दौला को कि भाई तू इस इंसान को इलाहाबाद और कारा, इलाहाबाद और कारा दोनों जगह इसको दे दे, इसको रहने के लिए घर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्परर को कितने रुपए देती है? 26 लाख रुपए देती है। कितने रुपए देती है? 26 लाख रुपए देती है। और ये ऐसे ही फ्री में नहीं देती, इसके बदले इस मुगल एम्परर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान इशू करना पड़ेगा। उस फरमान में लिखना पड़ेगा कि जो बंगाल है, जो बिहार है और जो ओडिशा है उसकी दीवानी राइट्स अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। यानी कि दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा आर टू बी गिवन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न ऑफ 26 lakhs। इतना समझ में आया? दूसरी चीज, अवध के नवाब को बोलती है कि भाई हमारा खर्चा हुआ है, भाई हमें वॉर इंडेमनिटी के रूप में कुछ पैसा चाहिए, और इनसे 50 लाख रुपए लेती है वॉर इंडेमनिटी के, और एक अलायंस साइन करवाती है। किस चीज का? कि भाई आज के बाद जितने भी तुम्हारे बैटल्स होंगे उन बैटल्स में हम तुम्हें एक मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे। इस बैटल का नाम क्या था? नहीं, इस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद देखो गेम चेंज होने वाला है पूरे के पूरे भारत के अंदर। ये जो बंगाल, बिहार और ओडिशा के राइट्स है ना, दीवानी जो राइट्स है, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा। कहां पे? भारत के अंदर। ये चीजें समझ में आई आपको? अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज और क्या याद रखनी है, जैसे ही आप ये लेक्चर देख रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद हमको PYQs लगाने हैं। PYQs के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमको है ना इसका एक रिवीजन करना है डेली। ठीक है, ये 2 काम आप डेली के बेसिस पे करते रहो और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते रहो, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। धन्यवाद देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। मेरा नाम मनु सांगवान है। धन्यवाद।